नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव्ड। ठीक है, तो जाइलम अगर निकाल दिया जाए प्लांट से तो फिर क्या होगा प्लांट के अंदर। तो जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं आपके, है ना, प्लांट के अंदर। जाहिर सी बात है, हमको इतना भी पता है कि सर इसमें जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स के लिए काम में आता है, वाटर एंड मिनरल्स के लिए काम में आता है। और वहीं जो आपका फ्लोएम है वो फूड के ट्रांसपोर्ट के काम में आता है बेसिकली, है ना, जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है उसके काम में आता है। ये जनरली रूट से चालू होता है और बॉडी पार्ट्स में जाता है, अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली ग्रीन पार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, ये रूट्स तक में भी आता है, मतलब खाना है ना, खाना तो रूट को भी चाहिए, हर जगह चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब वो बोल रहा है कि मैं इसमें से इस पूरे ही पार्ट को रिमूव कर दूं, निकाल दूं इसको, और अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो सिर्फ फूड बचेगा भी। लेकिन ये बात है कि यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपका वाटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी मेन रिक्वायरमेंट में आता है। अब पानी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो खाना खुद नहीं बना पाएगा। जो प्लांट है वो खुद खाना नहीं बना पाएगा, और खुद खाना नहीं बना पाएगा प्लस और पानी की कमी की वजह से क्या होगी, लीव्स वगैरह ड्राई हो जाएंगे। तो क्या होगा, the leaves will become dry and the plant will ultimately be become incapable of producing food. Hence, removal of xylem will cause what? क्या कॉज कर देगा जाइलम? डेथ ऑफ द प्लांट, मर जाएगा प्लांट। जब मेन फंक्शन ही नहीं है तो फिर प्लांट कैसे दिएगा? पानी नहीं है, सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ गया, एक बार सूखा होने लगा और डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे। खाने ही नहीं है बेसिकली बॉडी में, बिना खाने के तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो पानी ज़रूरत है, पानी हमको भी ज़रूरी है, प्लांट्स को भी ज़रूरी है। तो जाइलम क्या है, तो पानी का चैनल तो पूरा देखता है, रूट से पानी लेकर के आएगा और हर बॉडी पार्ट में देगा। लीफ को भी पानी वो प्रोवाइड कर दो, खाना ही नहीं बन पाएगा अगर पानी नहीं प्रोवाइड हो, मर जाएगा अल्टीमेटली। तो ये आप लिखोगे आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ भी चुका है। ठीक है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। What will happen if the platelets were absent in the blood? ठीक है, प्लेटलेट्स एब्सेंट होंगे अगर ब्लड में, तो क्या होगा? ठीक है, तो ब्लड के अंदर आपको मालूम है ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, है ना। वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, और आपका एक और कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब इनके फंक्शंस के बारे में तो हम बाद में आएंगे, लेकिन जो प्लेटलेट है उसका फंक्शन होता है, क्या होता है उसका फंक्शन? सर, प्लेटलेट का जो फंक्शन होता है वो होता है क्लॉटिंग के लिए। जो भी हमारे अगर वुंड्स होते हैं जिसमें से ब्लड निकलता है, तो बॉडी ब्लड लॉस को बचाने के लिए क्लॉट करती है, और वो क्लॉटिंग जो है वो प्लेटलेट्स करते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि प्लेटलेट्स को हटा दिया जाए तो ये क्लॉटिंग जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्लॉटिंग विल गेट affected, resulting in
रिजल्टिंग इन ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के ह्यूज लॉस होने के चांसेस है। तो टोटल चांसेस है ब्लड WBC RBC प्लेटलेट्स क्लॉटिंग अगर इफेक्ट हो जाती है तो क्या होगा, जो ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो जितना ब्लड है ना वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड। तो जिन बेसिकली जो बड़े वुंड्स होते हैं ना, जब भी आपने देखा होंगे एक्सीडेंट वगैरह के केसेस, तो बड़े वुंड्स में से बहुत जल्दी ब्लड निकलता है, इसलिए उसके ऊपर अपन बैंडेज लगाते हैं और गॉस पीसीस लगाते हैं, मतलब कॉटन पीसीस लगाते हैं, ताकि वो ब्लड जितना लॉस हो गया उतना तो हो गया, उसके बाद लॉस नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्लेटलेट है उसके बाद फिर काम करता है, तो वो जो घाव भरता है वो प्लेटलेट की वजह से भरता है। पहले क्लॉटिंग होगी, फिर अंदर मैकेनिज्म चलेंगे, इम्यूनिटी की वजह से काम होगा, और फिर वो घाव धीरे धीरे भरता है, तो वो घाव ही नहीं भर पाएगा अगर आपके अंदर बेसिकली। ठीक है, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो ब्लड लॉस को, तो क्लॉटिंग इफेक्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली खाना खून सारा बह जाएगा और आप मर जाओगे। ठीक है, तो ये आप रख सकते हो कि इफ द प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन द ब्लड देन द क्लॉटिंग विल गेट अफेक्टेड। कुछ लोगों को प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है कुछ बीमारियों में, तो उनको प्लेटलेट्स से चढ़ाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्लड के। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which is compensation point? What is compensation point? All plants give out oxygen during day and carbon dioxide during night. Do you agree with this statement? Give reason. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका क्या है रीजनिंग। अगर मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखूं, तो अगर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है? कंपनसेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट वो पूछ रहा है। इसका कंपनसेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। अब कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब होता है कि जितना भी गैस, जैसे कि कोई सा भी गैस, अब हम सोचते हैं कि कोई एक गैस ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन जितना प्लांट ने क्रिएट किया, जितना भी ऑक्सीजन प्लांट ने क्रिएट किया, एनवायरनमेंट की तरफ गया, ठीक है, उतना ही वो ऑक्सीजन जितना एनवायरनमेंट को उसने दिया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उतना ही CO2 उसने दिया एनवायरनमेंट को ड्यूरिंग नाइट। तो नेट ऑक्सीजन निकालना और नेट CO2 निकालना, ये दोनों क्या हो गए? अगर हम इनको कंपेयर करके देखें तो ऑलमोस्ट जीरो। नेट मतलब ऐसा नहीं है, जितना ऑक्सीजन प्लांट ने दिन के टाइम पर छोड़ा था उतना ही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के टाइम पर अंदर ले लिया। वैसे ही जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने बाहर से एनवायरनमेंट से लिया था फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पर उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, तो कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर नेट, आपका जो नेट गैस होता है, नेट एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, वो जीरो होता है। जीरो मतलब जितना लिया उतना छोड़ दिया। ठीक है, और जनरली ये पॉइंट कब आता है? ये पॉइंट आता है जनरली एट द टाइम ऑफ डस्क, डॉन या क्लाउडी डे। ठीक है, बाकी दिनों में तो सुबह के टाइम पे ज्यादा होगा, रात के टाइम पे कम होता है। बट अगर ऐसा कोई दिन हो ना जहाँ पर बेसिकली क्या है, शाम का टाइम हो रहा हो, दिन और रात के बीच में कहीं, या क्लाउडी है, मतलब धूप भी है और हल्का सा क्या है क्लाउडी भी है, तो उस टाइम पे भी ये कंपनसेशन पॉइंट आ जाता है। नेट जो है वो गैस का लेना देना वो रोक देता है, मतलब उतना कंप्लीट हो जाता है, जितना ले रहा है उतना छोड़ रहा है, मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का रेट है उस टाइम पे सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये उन दिनों पे होता है, क्लाउडी डे पे जनरली हो जाता है, डाउन पे हो जाता है, मतलब शाम के टाइम पे। ठीक है ना, और एकदम सुबह के टाइम पे जो डस्क है ना, एकदम सुबह के टाइम पे, मतलब बेसिकली एकदम प्रॉपर धूप आने से पहले वाला जो टाइम होता है, हल्की रोशनी होती है, उस टाइम पर ये जो आपका कंपनसेशन पॉइंट वाला
वो आ जाता है, मतलब सेम रेस्पिरेशन का जितना रेट है उतना ही फोटोसिंथेसिस का भी रेट है, तो कंपनसेट हो जाता है वो। ठीक है, ये बात हो गई, ये पॉइंट आ गया कंपनसेशन पॉइंट का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर वो पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी अब हम दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन है वो कि ऑल द प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, डू यू एग्री? ठीक है, तो इसका भी है कि फोटोसिंथेसिस की बेसिकली प्रोसेस के बारे में बात करें एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो अगर आप बात करोगे फोटोसिंथेसिस में तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सर ऑक्सीजन ले रहा है प्लांट एनवायरनमेंट से, है ना, तो एनवायरनमेंट से, सॉरी एनवायरनमेंट से क्या ले रहा है सर, CO2 ले रहा है। ठीक है, CO2 ले रहा है एनवायरनमेंट से, अब और फिर बना क्या रहा है सर, ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, प्लांट, और फिर जब रात के टाइम पे रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में क्या करता है वो, सर रेस्पिरेशन में क्या करता है, सर रेस्पिरेशन में वो एनवायरनमेंट से वही जो ऑक्सीजन उसने बनाया था ना, वही ऑक्सीजन वो वापस ले लेता है और CO2 छोड़ता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये बहुत सही बात है कि जब रेट ऑफ सुबह के टाइम पे क्या होता है, सुबह के टाइम पे रेस्पिरेशन होता है, ऐसा नहीं कि रेस्पिरेशन बिल्कुल बंद हो जाता है, ये सुबह के टाइम पे सनलाइट होता है, यानी कि लाइट होता है ना, सनलाइट, तो सुबह के टाइम पे सनलाइट होता है, तो सनलाइट की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली मोर जब सनलाइट हो, तो रेस्पिरेशन जो है वो कम हो जाता है, बहुत कम रेस्पिरेशन होगा और बहुत ज़्यादा सनलाइट है ना, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगा। अब क्या हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो एमिशन ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि क्या फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है लाइट की, लेकिन रात में क्या होगा, लाइट बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म की हो गया है ना, लाइट बिल्कुल है ही नहीं, तो लाइट नहीं है तो रेस्पिरेशन अपना पूरा जोशो खरोश में रहता है ना, एकदम पूरी ताकत से रेस्पिरेशन करता है वो। तो और अब जब लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस अब वो नहीं कर सकता, जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो पूरा का पूरा जो उसका फोकस होता है वो रेस्पिरेशन में हो जाता है, और रेस्पिरेशन में वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से O2 लेता है और CO2 बना देता है वो। ठीक है, तो इसलिए भी बोलते हैं कि रात में जो है वो प्लांट्स के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, इस टाइम उनका काम करने का टाइम पीरियड खत्म हो गया, सुबह उनको टाइम करना काम रखा रहता है जब तक लाइट है, लाइट जैसे ही बंद हो फिर उनका आराम करने का समय है, और अभी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तेज़ी से वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन में क्या रिलीज़ करते हैं, CO2 रिलीज़ करते हैं। और CO2 क्या है, CO2 जब रिलीज़ होता है तो वो क्या है हमारे लिए, क्योंकि वो क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है बेनिफिशियल, ये CO2 सुबह उठते से ही वो वापस यूज़ करके खाना बना लेंगे, बट ये CO2 हम अगर ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा सर, CO2 का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा और हमको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए रहता है। तो रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, रात के टाइम पे हमको प्लांट्स के आसपास नहीं सोना भी चाहिए, इस वजह से रीजन भी रहता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे करते हैं समझ में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। व्हाट इज पेप्टिक अल्सर एंड हाउ इट कॉजेस, पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड, लिस्ट टू डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय पैंक्रियाज इन आवर बॉडी। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? ठीक है, तो फिर से आ जाएंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट आएगा हमारा पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर का कॉन्सेप्ट है आपका पेप्टिक अल्सर। अब बेटा पेप्टिक अल्सर जो होता है वो होता है आपके स्टमक के इनर लाइनिंग में होता है। वो कहाँ पर होता है? स्टमक की इनर लाइनिंग में, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड मतलब वहाँ पे अल्सर हो जाता है। अल्सर बेसिकली क्या होते हैं, टोनिंग ऑफ द स्किन, मतलब छेद है ना, होल्स हो जाते हैं वहाँ पे, पतली हो जाती है स्किन, रप्चर हो जाती है स्किन। ठीक है, डैमेजिंग ऑफ स्किन टिश्यूज, डैमेज स्किन टिश्यूज। ठीक है, ये। और पेप्टिक अल्सर क्यों बोल रहे हैं इसको, तो पेप्सिन आपका रिलीज होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, और पेप्सिन जो है वो रिलीज होता है आपका स्टमक के अंदर, है ना, पेप्सिन इज रिलीज इन स्टमक। अच्छा, ये पेप्सिन रिलीज इन स्टमक, इसलिए इनको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, डैमेज कैसे होते हैं टिश्यूज?
तो कॉज जो होता है इनका, जो कॉज होता है वो होता है आपका एसिड। जो स्टमक्स में जो एसिड होते हैं ना, हार्मफुल एसिड होते हैं, उनका नंबर, वो की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो आपके पेट में क्या होता है, वो जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, वो डैमेज होने लगती है, उसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक फूड हो जाता है, या आपके बॉडी के अंदर जो एसिड का लेवल है वो बढ़ जाता है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, अब ये पेप्टिक अल्सर कॉज कैसे हो रहा है, आपका एसिड की वजह से कॉज होता है। और कहाँ होता है पेप्टिक अल्सर, बेसिकली इनर लाइनिंग जो है स्टमक की, वो डैमेज होने लगती है एसिड की वजह से। ठीक है, आया नेक्स्ट चीज है आपकी, 2 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय पैंक्रियाज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में पैंक्रियाज 2 डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, वो दोनों ही फंक्शंस के बारे में हमको बात करनी है। तो 2 डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या हैं आपके, 2 डिफरेंट फंक्शंस के बारे में आ जाओ बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो पैंक्रिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एंजाइम रिलीज करने के लिए। अब पैंक्रिया कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है, तो बेसिकली पैंक्रिया जो है, पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज में एक तो इसका काम है टू रिलीज एंजाइम्स। कौन से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, टू रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ठीक है, ये तो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया। ठीक है, फिर इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट, ये पहला फंक्शन हो गया आपका, है ना। सेकंड, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट, है ना, इसको हम लैंगरहैंस सेल्स भी बोलते हैं, लैंगरहैंस सेल्स। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, है ना, दे रिलीज हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, है ना। एक है आपका इंसुलिन और है आपका ग्लूकागॉन। तो ये बेसिकली 2 फंक्शन है पैंक्रियास के, एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए, और दूसरा है आपका एंडोक्राइन पार्ट जो है लैंगरहैंस सेल्स, वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक, ये आपको आंसर लेकर के आना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम बेटा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाएंगे फिर दोबारा से। कॉन्सेप्ट आपका है रेस्पिरेशन का, सॉरी ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन का कॉन्सेप्ट आया है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन आप देखो, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, जो हमारा हर प्लांट में होता है, जितने भी एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स यानी कि जो भी सरफेस वाले पार्ट्स हैं जिसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है, या जो भी बेसिकली एयर के कांटेक्ट में, एरियल पार्ट्स बेटर रहेगा एयर के कांटेक्ट में। ठीक है, ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या करते हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स रिलीज वाटर, रिलीज व्हाट, रिलीज वाटर। This happens because of absorption of basically, एक मिनट, ये तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, इसको हम रहने देते हैं अभी। ये देखो कि बस ये है कि जो एरियल पार्ट्स होते हैं उससे पानी रिलीज होने का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है, उसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये होता क्यों है, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी जो है वो ये वेपर बन करके उड़ रहा है। ठीक है, जो वाटर है वो वेपर बन के उड़ता है। ठीक है, वेपर बन के उड़ रहा है। अभी वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म में जब निकलता है तो क्या क्रिएट करता है, एक सक्शन क्रिएट करता है, एक वैक्यूम क्रिएट करता है। और ये जो वैक्यूम क्रिएट करता है, ये वैक्यूम यानी कि जगह जो खाली होती है ना, जो आपके
लीफ में जो जगह खाली होती है, ये वैक्यूम जो है वो क्या करता है, जो रूट से जो है वो रूट से क्या करता है, रूट से पानी को खींचता है बेसिकली। ये वैक्यूम वाला जो पार्ट है वो रूट से पानी को खींचता है, पानी और मिनरल्स को खींचता है। कहाँ तक लेकर के आता है, वो लीव्स तक लेकर के आता है, यानी कि ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करता है। और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। और इस एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से ही जो है वो इस वजह से ही जो है क्या होता है, वो हर पार्ट ऑफ प्लांट में क्या होता है, वो पानी ऊपर तरफ आता है। ठीक है, तो प्लांट्स में पानी ऊपर की तरफ चढ़ता कैसे, कोई मोटर तो होती नहीं है वहां पर, तो वो इसी प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जब पानी निकलता है वेपर्स है ना, एरियल पार्ट्स में। अभी एरियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जरा एक बार और देख लो इसको, एरियल पार्ट्स को। तो ये हो जाएगा आपका स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, ये आपके एरियल पार्ट्स होते हैं जहां से पानी जो है वो वेपर बन करके निकलता रहता है। अब क्या है, पानी निकलता रहेगा तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा, है ना, क्योंकि पहले पानी था अंदर की तरफ, ठीक है, अब वो वेपर बन के निकल रहा है, तो वो जगह जो खाली हुई वो वैक्यूम हो गई। अब वो वैक्यूम में क्या होता है, वो वैक्यूम क्या करता है, खींचता है नीचे के पानी को। तो वहाँ जो आपका सॉइल रूट है, रूट में जहाँ पानी है वो रूट से पानी खींचता है, तो वो पानी ऊपर की तरफ आता है, पानी ऊपर की तरफ आता है तो प्लांट के हर पॉइंट पर पहुंचता है। तो वो होता है इसी वजह से, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में पानी जो है वेपर बनेगा, वो वेपर से वैक्यूम बनेगा, और वैक्यूम क्या करता है, रूट से लीफ को खींचता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और इसी वजह से जो है वो हर पार्ट ऑफ प्लांट में आपको बेसिकली पानी पहुंचता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन का फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन तो आपको पता ही है ट्रांसपिरेशन का होता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन भी आप देख लो कौन कौन से फंक्शन ये कंप्लीट करता है। तो एक तो आपको फंक्शन पता चल गया कि हाँ सर ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाला एक फंक्शन हो रहा है ना, फंक्शन हो रहा है। पहला वाला फंक्शन आपको पता चल गया, हाँ सर एक फंक्शन तो ऐसा है कि इसमें आपका जो है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ही करवा पा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये आपका जो है ट्रांसपिरेशन करवा पा रहा है। सेकेंड आपका हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। जब पानी, अगर आप बेसिकली पानी एवेपोरेट हो रहा है ना, जैसे हमारा स्वेट एवेपोरेट होता है ना, जब हमारा स्वेट एवेपोरेट होता है तो हमको ठंडा लगता है, वैसे ही जब पानी एवेपोरेट होता है प्लांट्स के ऊपर, अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो अपने बॉडी से क्या करते हैं, वो पानी एवेपोरेट करना चालू करते हैं। एवेपोरेशन से क्या होता है, वो हीट जो है वो पानी एवेपोरेट करने में लग जाती है और